कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन पंक्तियों को सच दिखाया है फ़हीम ने। फ़हीम हमारे साथ हैं और फ़हीम इंटरनेशनल खेल चुके हैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल और 7 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं भारत से बाहर दूसरे देशों में। किस तरीके से इन्होंने अपनी शुरुआत की और कैसे इन्होंने इसमें अपना आगे का कदम बढ़ाया, किन परिस्थितियों से ये गुजरते हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। कैसे फ़हीम, आप पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है और मैं 6 इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स खेल चुका हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे नेपाल, थाईलैंड और लेबनान यहाँ पे। और नेपाल में मैन ऑफ द मैच भी मुझे मिल चुका है, जिसमें हाई स्कोरर था मैं सेमीफाइनल में। अपने बारे में बताइए कि ये कैसे हुआ आपके साथ में, जो पैर के साथ हुआ। जी एक्चुअली मुझे पहले बचपन में मैं लगभग 5 या 6 महीने का था, तो मुझे दस्त हो गए थे और बुखार आ गए थे। तो घर वालों ने कई जगह दिखाया, बाद में मुझे पता लगा, मतलब घर वालों को पता लगा कि मुझे पोलियो हो गया है। और उसके बाद फिर कई डॉक्टरों को दिखाया, फिर उसके बाद मैं सही नहीं हो पाया, मतलब नॉर्मल नहीं हो पाया। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानता हूँ कि जैसा भी है, जैसे हमें ऊपर वाले ने बनाया, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इस गेम में आप कैसे आए, मतलब इस बारे में कैसे पता चला और कैसे आप इसमें आगे बढ़े? सबसे पहले मैं दिल्ली में आया था, क्योंकि गांव में इतनी वैल्यू नहीं मिलती थी। वहाँ विकलांगता को थोड़ा वैसे बेचारे की नज़रों से देखा जाता है। तो दिल्ली में मैं आया, वहाँ पे मेरे घर वालों ने मेरा एडमिशन अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में करवाया, जो कि एक NGO है। वहीं से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है, अमर ज्योति स्कूल से। खेल को खेलने में किस तरह की परेशानी होती थी? खेल को खेलने में सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि पैसा नहीं होता है हर किसी के पास, और आने जाने का भी, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं हैंडीकैप हूँ, तो चलने में भी प्रॉब्लम होती थी। पहले मेरे पास मैं बिल्कुल भी एक कदम भी नहीं चल सकता था। बाद में मैंने व्हीलचेयर यूज़ करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं क्रच पे आया हूँ। उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ही मेरे कैलिपर्स जो हैं वो हटे हैं। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल क्रचेस से चलता हूँ, जो कि डॉक्टर ने कहा है कि लाइफ टाइम आपको यही यूज़ करनी पड़ेंगी। तो अभी नोएडा में किस तरह की सुविधाएँ आपको मिलती हैं खेलने के लिए? नोएडा की अगर मैं बात करूँ तो ये तो इनक्रेडिबल है, क्या कहूँ इसके बारे में। नोएडा स्टेडियम के बारे में, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा है। सब हमको मतलब एक भाई की तरह सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे कोई भी निगेटिव थोड़ा सा भी पॉइंट नहीं आता कि जिससे हमें ये फील हो कि हम हैंडीकैप हैं। और नोएडा में हमें जो इंडोर स्टेडियम है, उन्होंने हमें नोएडा में सब, मतलब इसका एक चार्ज होता है, पर आवर होता है, तो हमें उन्होंने फ्री में प्रोवाइड किया है कि हम यहाँ पे मतलब हम अपने गेम को एक्स्ट्रा लेवल पे पहुँचा सकें। और इंडोर स्टेडियम जो होता है, इंडोर स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए होता है। आउटडोर स्टेडियम में हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती जो यहाँ पे होती है। और ये वुडन कोर्ट है, जैसे आप जानते हैं, वुडन कोर्ट में हमारी व्हीलचेयर्स जो है बिल्कुल सेफ़ रहती हैं, जो कि बाहर जो आउटडोर कोर्ट्स होते हैं सीमेंटेड, वहाँ पे व्हीलचेयर हमारी 4 से 5 दिनों में डैमेज हो जाती है। अभी अब भविष्य में क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं? क्या खेल में ही कुछ करना चाह रहे हैं? किस तरीके की योजना है? जी मेरा प्लान है कि मैं इस व्हीलचेयर बास्केटबॉल को आगे लेके चलूँ। और हम अपने खुद की ऑर्गेनाइजेशन के नीचे काम कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स वर्क्स 360 है, उसी को हम डेवलप करना चाहते हैं आगे, जिससे कि अपना खेल भी आगे चलता रहेगा। और हम और प्लेयर्स हैं उन्हें भी हम इंक्लूड करते रहेंगे। और इसके थ्रू जो स्पोर्ट्स वर्क 360 है, इसके थ्रू हम जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें हम इंगेजमेंट और करना चाहते हैं। जो सोशल इंगेजमेंट होती है, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे लेवल पे, जो समाज में हम जा के और लोगों को प्रोत्साहित करें। और जो जैसे आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा निगेटिव पॉइंट रहता है हैंडीकैप को लेकर, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है कास्ट के ऊपर भी होता है। तो हम स्पोर्ट्स के थ्रू उस जो सोशल में हमारी जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं उसको हम बिल्कुल वैनिश करना चाहते हैं। तो अब जब आप विदेशों में भी खेल चुके हैं और भारत में भी खेल रहे हैं, तो क्या अंतर समझ में आता है कि विदेशों में किस तरह की सुविधाएं हैं दिव्यांगों के लिए और भारत में किस तरह की सुविधाएं हैं जिसकी कमी आपको दिखती है? फाइनेंशियल एड जो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी खेल हो या आपके जो इंडिविजुअल लाइफ भी है, उसके लिए अगर आपके पास फाइनेंशियल एड अच्छा नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट ये है, जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, उनकी जो व्हीलचेयर्स होती हैं, वो जैसे RGK है, परफॉर्मेक्स है, जो कि 5 से 6 लाख का उनका मिनिमम अमाउंट होता है, वो हमें नहीं मिल पाती। हमारे पास जो है, जो मतलब बेसिक लेवल की व्हीलचेयर्स होती हैं, जो उस लेवल की नहीं होती हैं। और उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोचेस भी होते हैं, और ट्रेनिंग भी उन्हें टाइम टेबल वाइज मिलती है, जो हमें नहीं मिल पाती। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो गेम का लेवल है वो उतना नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये थे फ़हीम, और फ़हीम से सुना आपने कि किस तरीके से उन्होंने जज्बे के साथ में ये जो जीवन का जंग है उसको लड़ा है, और आगे भी लड़ाई इसकी जारी है इनकी।